हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चौहान हूँ। मेरे चैनल पीएससी विद रितु में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दैनिक मतलब तापांतर क्या होता है। तापांतर क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापांतर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, व्युत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बिल्कुल नया है। टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच में ही वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो आप टॉपिक को पूरा नहीं समझ पाएंगे। और अगर एंड में आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है तापांतर। तो तापांतर क्या होता है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि तापांतर मतलब ताप का अंतर, है ना। ताप के बीच का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, होता है ना। माइनस को हिंदी में अंतर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के लिए मतलब ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि किसी भी जगह पर उसके अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर, है ना। तो वो तापांतर होता है। मतलब अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, मतलब अगर एक दिन है तो एक दिन में जैसे सूरज की किरणें आ रही हैं, मैंने आपको बताया है कि सूर्य की किरणें आती हैं, वो सूर्य ताप होता है। तो वो पूरे दिन भर पड़ता है, मतलब कि 24 घंटे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो, ऐसा नहीं होता है कि 12 घंटे का ही दिन हो और 12 घंटे की रात हो। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होते हैं। मतलब कई कई बार जो दिन रहता है वो 10 घंटे का होता है, रात ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना। ठंडी के दिनों में होता है ना कि दिन छोटे रात बड़ी, और गर्मी के ऋतु में रात बड़ी दिन छोटे, इस तरीके का होता है हमारे इंडिया में। तो जब दिन में सूर्य जब निकल रहा है तो टेम्परेचर कितना जाता है उसका, और जब रात होती है तो उसका टेम्परेचर क्या है। तो जो सूर्य जब निकल रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और रात में टेम्परेचर कम होगा। तो जो अधिकतम तापमान है दिन का और वो जो न्यूनतम तापमान है उसके बीच दोनों का अंतर, मतलब दोनों को माइनस करके जो रिजल्ट आता है वो होता है तापांतर होता है। तो ये जो तापांतर है वो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक हो गया दैनिक तापांतर, हाँ, और इसका दूसरा होता है वार्षिक तापांतर। जो दैनिक तापांतर है उसको एक और शब्द बोलते हैं, ताप परिसर बोलते हैं, है ना। ताप परिसर मतलब वही रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैनिक तापांतर मतलब एक दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, अधिकतम जो तापमान होता है और जो न्यूनतम तापमान होता है उसका अंतर। मान लो कि है ना, आज के दिन का टेम्परेचर अगर ले लो, तो अभी तो ठंड चल रही है, तो मान लो कि आज के दिन का सबसे अधिक तापमान दिन के समय था, कितना था वो 20 डिग्री सेल्सियस ले लो, है ना। और रात में ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो रात का जो तापमान हो गया, मतलब उस जो भी टेम्परेचर हो गया, मान लो 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, और ये हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। और हो सकता है ऊपर नीचे होता रहे, रात को 12 घंटे हम जब सो रहे हैं तो ऊपर नीचे होता रहे। तो कभी है ना वो 1 घंटे बाद है ना 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 घंटे बाद 18.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। फिर उसके 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गया है, हाँ, 19 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर 2 घंटे बाद और कम हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इनका जो एवरेज, पूरा का एवरेज लिया जाता है। तो वो एवरेज मान लो कि जो न्यूनतम तापमान था वो एवरेज हो गया उसका, हमने मान लिया कि 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो इन दोनों को माइनस करके रिजल्ट आ गया हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। तो आज के दिन का दैनिक तापांतर कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ। और मान लो किसी दिन टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर कितना हो गया 32, कहीं कहीं पर, है ना, जैसे 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। गर्मियों के दिनों में अक्सर हो जाता है। तो सुबह दिन का समय का अधिकतम तापमान कितना हो गया, 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, और रात में तापमान कम हो गया। तो रात में तापमान मान लो कि ये ना 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया रात का तापमान, हाँ। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो इस दिन का तापमान, ये जो हमने गर्मी के दिन का तापमान लिया था, इस दिन का तापांतर कितना हो गया, 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ। तो ये हो गया दैनिक तापांतर। तापांतर का मतलब समझ में आ गया कि जब एक दिन में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं, हाँ। और ये इस तरीके से निकाला जाता है। और वार्षिक तापांतर भी इसी तरीके से निकाला जाता है। अब वार्षिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक एक साल में कितने दिन होते हैं,
सॉरी, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में से कौन सा महीना सबसे ज़्यादा गर्म होगा और कौन सा महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होगा? उन महीने का जो मध्यमा, जो औसत होता है, उसका अंतर। अब औसत मैंने इसलिए बोला कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। हाँ, मतलब किसी दिन 31 होते हैं, कभी 28-29 भी होते हैं फरवरी के महीने। एक आप ले लो समझने के लिए, एक महीने में 30 दिन हुए, तो 30 दिन में अलग अलग टेम्परेचर आएगा, अधिकतम टेम्परेचर अलग अलग आएगा, न्यूनतम टेम्परेचर भी अलग अलग आएगा। तो उनका सारे दिन का एवरेज ले लेते हैं। हाँ, इसलिए वार्षिक तापांतर को, इनकी डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि साल में जो उस महीने के जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है और उस महीने न्यूनतम तापमान है, और दूसरा उस महीने का तापमान जो सबसे ज़्यादा न्यूनतम है, सबसे ज़्यादा कम है, उनके मध्यमान का जो अंतर होता है वो दैनिक तापांतर होता है। तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई का महीना होता है। हाँ, और सबसे ठंडा महीना दिसंबर का माना जाता है। तो इन महीनों के इसका एवरेज मान लो, मई में अधिकतर चला जाता है 35 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, कई बार 40 डिग्री सेल्सियस भी गया है इस बार, है ना। तो 40-42 डिग्री सेल्सियस भी होता है कहीं कहीं पर। तो मान लो कि है ना, एवरेज मान लिया हमने मई के महीने का 37 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। और दिसंबर के दिनों में टेम्परेचर हो गया, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो इसको मान लो हमने, फिर भी हमने मान लिया, यही ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया, ये इससे कम भी हो गया। तो वार्षिक तापांतर कितना हो जाएगा कि हमने इस 37 में से 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 17 डिग्री सेल्सियस। तो वार्षिक तापमात्रा हमारे उस साल का हर साल अलग अलग होता है। हाँ, तो उस साल का कितना आ गया? 70 डिग्री सेल्सियस आ गया तापांतर, वार्षिक तापांतर हो गया। अब ऐसे ही विश्व का तापांतर अलग अलग महीने में नोट किया जाता है। पूरे विश्व में है ना, देखा जाता है, 2 महीने लिए जाते हैं। जुलाई में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, और जनवरी में सबसे कम तापमान होता है। अब ये अलग है क्योंकि है ना, हमारा जो स्थल भाग है, मतलब पृथ्वी बहुत मतलब गर्म होने में और ठंडा होने में थोड़ा समय लगाती है। इसलिए विश्व में जब जलवायु की गणना की जाती है, जलवायु को नापा जाता है, या किसी ये तापांतर वगैरह नापा जाता है, तो ये जुलाई और जनवरी का महीना लिया जाता है ना। होना चाहिए था इसको जून या मई जून होना चाहिए था, और इसको भी दिसंबर वगैरह होना चाहिए था। लेकिन क्या मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ ठंडा होने में और गर्म होने में टाइम लगाती है, तो वर्ल्ड में जब इसको नोट किया जाता है तो जुलाई का महीना लिया जाता है और जनवरी का महीना लिया जाता है। तो ये वार्षिक तापांतर नोट करने के लिए, जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, अधिकतम तापमान जुलाई में होता है पूरे वर्ल्ड का, और न्यूनतम तापमान जनवरी में होता है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारा मतलब जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ होता है, वार्षिक तापांतर कहाँ होता है? तो साइबेरिया में एक जगह है वर्खोयास्क, जहाँ पर दिन का तापमान कितना होता है? सबसे ज़्यादा तापमान दिन का हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है ना, प्लस 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी कम ही है। और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, तो ये चला जाता है लगभग -50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इतना हो जाता है ये, है ना। दिन का हो गया 15 डिग्री सेल्सियस और रात का हो गया -50 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर मतलब होता है माइनस, मतलब अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। ये इसका फॉर्मूला ले लो। तो अधिकतम तापमान कितना हो गया? दिन का तापमान कितना हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, और माइनस रात का तापमान कितना हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये वाला हो गया प्लस, तो कितना हो गया ये? 65 डिग्री सेल्सियस, प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया ये, है ना। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर होता है, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापांतर कहाँ का है? वर्खोयास्क है। वर्खोयास्क एक जगह है साइबेरिया में, है ना। ये कहाँ का है? वर्खोयास्क का है, साइबेरिया में एक जगह है। तो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया कि विश्व में सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर कहाँ का है? वर्खोयास्क का है, लगभग 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और
ये साइबेरिया में ही जगह है। तो आपको समझ में आ गया दैनिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है। तापांतर का मतलब होता है कि किसी भी समय अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। तापांतर से नाम से समझ में आ रहा है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो दो तरीके के होते हैं, दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर होता है। दैनिक तापांतर जो होता है उसको ताप परिसर भी बोलते हैं। एक दिन का जो अधिकतम तापमान है और उसी दिन का जो न्यूनतम तापमान है। अब दैनिक तापांतर में उसी दिन का अधिकतम लेंगे और उसी दिन का न्यूनतम लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज का अधिकतम ले लिया और कल का न्यूनतम ले लिया, नहीं, उसी डेट का, एक ही डेट का अधिकतम लेंगे और उसी डेट का न्यूनतम लेंगे और उन दोनों के बीच का, उनके बीच के जो अंतर आएगा मतलब माइनस करके जो आंसर आएगा वो हो गया दैनिक तापांतर हो गया। और वार्षिक तापांतर में क्या होता है, जल्दी से बताओ। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि वर्ष में सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने का जो औसत टेम्परेचर होता है, जो औसत तापमान होता है, जो मध्यमान तापमान होता है, उन दोनों के बीच के अंतर, है ना। तो जैसे हमारे इंडिया में और मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है और दिसंबर का महीना सबसे ठंडा होता है। मध्य प्रदेश का भी ऐसा, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तो मध्य प्रदेश का भी ऐसा ही है कि मध्य प्रदेश में भी सबसे गर्म महीना मई का होता है और ठंडा महीना दिसंबर का होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर होता है मार्च में होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर होता है वो मार्च में नोट किया जाता है और सबसे कम जो तापमान होता है वो दिसंबर में नोट किया जाता है ना। याद रखना हमेशा कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा अधिक तापांतर दैनिक तापांतर मई का होता है और सबसे कम दैनिक तापांतर दिसंबर का होता है ना। और विश्व में सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर किसका होता है, वर्खोयास एक जगह है वहाँ पर। और विश्व में तापांतर के लिए जो महीने लिए जाते हैं वो जुलाई और जनवरी के महीने लिए जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब आपको बता रही है कि तापमान किस किस चीज, तापांतर जो होता है किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सूर्य ताप को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तापमान को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और उसी तरीके से तापांतर को भी नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं। मतलब कि सबसे पहले एक रट लो, है ना। दोनों में मैंने आप दोनों, इससे पहले जो दोनों वीडियो बताए हैं सूर्य ताप वाले और तापमान वाले, तो उन दोनों को जाके देखिएगा। उन दोनों में एक चीज़ सेम है, किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें आया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से दूरी, फिर समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार आते हैं और आप बेझिझक आप मेंस में इसको लिख सकते हो और एक बहुत अच्छे डायमेंशन के साथ आप आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं, तो बार बार आने वाली चीज़ों को बार बार देखो। मेरे वीडियो को अगर आप रेगुलर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर रट जाएंगी। तो कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है तापांतर, सबसे पहले कि भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा क्या होती है मैं आपको फिर से बना के बता देती हूँ, है ना। बार बार बनाने का, बार बार बताने का यही मतलब है कि मेरे को बताना आपको इसलिए है क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो बार बार मैं समझाऊंगी तो आपको याद हो जाएगा। मैंने अर्थ बना लिया, है ना। ये हमारा अर्थ हो गया, गोला हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, हमारा गोला हो गया, प्यारा सा गोला हो गया। तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश को डिनोट करती है। इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब 2 बराबर भागों में अर्थ को डिवाइड करती है। इसके उत्तर का हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री सेल्सियस और इसके उच्च अक्षांश होते हैं, मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में। उत्तर के 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, हाँ। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश होती है इसको मकर रेखा बोलते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको। फिर इसके उत्तर में एक और होता है 66.5 डिग्री अक्षांश होता है, दक्षिण में भी 66.5 डिग्री अक्षांश होते हैं। तो जो उत्तर की 66.5 डिग्री अक्षांश होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, हाँ, या उत्तरी ध्रुव व्रत बोलते हैं, है ना। और दक्षिण में ये अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं या फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत बोलते हैं। और 90 डिग्री पे क्या होता है, पोल होते हैं, दोनों पोल होते हैं। साउथ पोल होता है जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं
और नॉर्थ पोल होता है जिसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने वो बना दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ से कम कर देती हूँ ना, ये ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इस तरीके का पूरा अर्थ में इमेजिनरी लाइंस है। वो मध्य रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, आर्कटिक सर्कल होते हैं, आर्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये सब होते हैं अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस है। तो हमको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबिक पड़ती है। लंबिक पड़ती है मतलब डायरेक्ट पड़ती है, सूर्य बिल्कुल सामने से चमकता है। तो जहाँ सूर्य की किरणें लंबिक पड़ती हैं, सूर्य बिल्कुल डायरेक्ट चमकता है, तो वहाँ पर सूर्यताप भी ज़्यादा मिलता है। सूर्य बिल्कुल सीधा चमक रहा है तो सूर्यताप ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब जहाँ सूर्यताप ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, दिन के समय सूर्यताप बहुत ज़्यादा होता है। और भौमिक विकिरण के कारण, मैंने आपको बताया था कि भौमिक विकिरण क्या होता है कि जब सूरज से अर्थ पे जब किरणें आती हैं तो लघु तरंगों के रूप में आती है ना, बताया था मैंने आपको कि लघु तरंगों के रूप में आती है। और किस वेलोसिटी से, मतलब किस स्पीड से आती है, इसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये पृथ्वी पर आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है और आके पृथ्वी पर टकरा जाती है। और टकरा के जब ये वापस जाती है तो ये जो वापस जाना है ना, रिफ्लेक्ट होना, परावर्तित होना, इसको बोलते हैं भौमिक विकिरण, है ना। तो वापस जा रही है मतलब पहले तो ये ऊष्मा को अवशोषित कर ले रही है पृथ्वी, धरातल हमारी, और फिर जब ये वापस जा रही है तो ऊष्मा को छोड़ दे रही है। तो जब ये वापस जा रही है इसको बोलते हैं भौमिक विकिरण। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबिक पड़ती है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा सूर्यताप यहाँ मिलता है। और रात के समय क्या होता है, भौमिक विकिरण के कारण पूरे ये जो ताप है, जो ऊष्मा है, वो पूरा ऊष्मा छोड़ देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। तो जितनी यहाँ पर आ रही है उतनी परावर्तित भी हो रही है रात के समय में। तो रात के समय में परावर्तित हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो जा रहा है यहाँ पर। तो दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब एक ही दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो रहा है तो दैनिक तापांतर वहाँ कैसा होता है, दैनिक तापांतर ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए लो, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान हो गया, रात का तापमान हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया, या 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आ गया। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, दिन के तापमान में और रात के तापमान में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम उत्तरी अक्षांश, मतलब जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश पे जाते हैं, उच्च अक्षांश मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश से ज़्यादा अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश भी ज़्यादा है, 10 भी ज़्यादा है, 23 डिग्री अक्षांश भी ज़्यादा है, 66 भी ज़्यादा है, 90 भी ज़्यादा है। तो ये 0 से जितने भी ऊंचे हैं सारे अक्षांश हैं वो उच्च अक्षांश कहलाते हैं। तो और यहाँ 90 से हम जब रिवर्स में आएंगे तो ये निम्न अक्षांश कहलाएंगे, यही सब। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दैनिक तापांतर में कमी आने लगती है। तो मतलब दिन के तापमान और रात के तापमान में जो वेरिएशन होता है ना, कम ज़्यादा, वो कम होने लगता है। हाँ, जैसे ये यहाँ पर 66 डिग्री में दिन के समय तापमान कितना हो गया, दिन के समय तापमान हो गया यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और रात के समय भी तापमान है ना 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। या फिर मान लो इसको तुम 16 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। जब 20 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो गया, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो गया। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पोल पर जाते हैं, तो पोल पे क्या होती है, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, तो सूर्यताप कम प्राप्त होता है। तो पहले ही कम प्राप्त हो रहा है, पहले ही इसका टेम्परेचर कम है और रात में भी थोड़ा और कम हो गया। तो दिन का टेम्परेचर मान लो यहाँ पर हमने ये लीजिए, दिन का टेम्परेचर यहाँ पर जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ 4 डिग्री सेल्सियस या माइनस में भी पहुँच जाता है। तो मान लो यहाँ पर है ना 4 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान हो गया और रात का तापमान हो गया, रात का मान लो 3 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में पहुंच गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे तापांतर में कमी आती जाती है। सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापांतर में कमी होती जाती है। इसी तरीके से है कि समुद्र तट से दूरी, मैंने आपको बताया था कि समुद्र तट के पास जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब समुद्र के पास जितने भी जगह होती है वहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता नहीं टेम्परेचर में, दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं है। तो जो जगह समुद्र तट के पास होती है वहाँ का तापांतर कमी होता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि
मुंबई समुद्र के पास ही है, समुद्र तट पर ही है, तो वहाँ पर दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो दैनिक तापांतर भी वहाँ का कम है। और जो अंदर के क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तट से बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लिया था कि दिल्ली में दिन के समय बहुत गर्मी होती है और रात के समय ठंडी अधिक होती है, तो वेरिएशन हो जाता है, एक ही दिन में टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाता है। तो समुद्र तट के पास जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ का दैनिक तापांतर कम होता है, और दूर जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ का दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है। फिर हो गया समुद्र तल से दूरी, है ना, ये धरातल, कि जब कहीं पर धरातल चिकनी होती है, जैसे बर्फ़ का एग्जांपल ले लो कि जहाँ बर्फ़ जमी होती है वहाँ का दैनिक तापमांतर कैसा होता है, कम ही होता है, क्योंकि बर्फ़ क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। बर्फ़ सूर्य ताप को रिफ्लेक्ट कर देती है, सन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है ना, इसलिए यहाँ पर ध्रुवों पे दैनिक तापमांतर कैसा होता है, कम होता है। और जहाँ पर ना बादल छाए रहते हैं, जिस दिन बादल छाए रहते हैं, हमको पता है जिस दिन बादल छाए रहते हैं उस दिन हमें सूर्य दिखाई नहीं देता अच्छे से, है ना, ठंडक ठंडक महसूस होती है। तो जब बादल छाए रहते हैं तो उस दिन भी तापांतर कैसा होता है, कम ही होता है। वर्षा वाले दिनों में भी तापांतर कम ही होता है, क्योंकि वर्षा वाले दिनों में भी दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं है। फिर कहीं पर जैसे कि है ना, कहीं रेतीली जगह पर है, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारा राजस्थान हो गया, राजस्थान में रेत बहुत ज़्यादा है, मरुस्थल क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर रेत क्या होती है, रेत ऑब्जॉर्व कर लेती है तापमान को, सन टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेगी, और दिन के समय तो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेगी और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, और रात में क्या होता है, वो उसको निकाल देती, परावर्तित कर देती, मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही परावर्तित कर देती है। तो रात के समय तापमान के साथ बहुत नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जहाँ पर रेतीली जगह हो, यहाँ पर भुरभुरी जगह हो, वहाँ का दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, दिन के तापमान में और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। और जहाँ पे चीका मिट्टी मतलब काली मिट्टी की जगह है, काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा तापमान में होता नहीं है, तो तापांतर वहाँ पर भी कम ही होता है। तो ये मैंने बताया कि दैनिक तापांतर कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कहाँ कम होता है। इसी तरीके से वार्षिक तापांतर का है कि तापांतर किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, और किन किन चीज़ों पे ये निर्भर करते हैं। तो दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद मैं बता रही हूँ कि व्युत्क्रमण क्या होता है। तो इसके पहले सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, इसको मिटा देती हूँ थोड़ा सा, कि मैंने आपको बताया था कि 165 मीटर ऊपर जाने पर, हम जब समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो समुद्र तल पर होता है, तो समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है ना। मैंने आपको कल ही बताया था ना, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे 165 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो हमारी जो अर्थ है उस पर अलग अलग स्फीयर्स हैं, अलग अलग मंडल हैं, है ना, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, तो ये सारे हो गए, ये सारे मंडल है। तो इसको पहले मैं बना दे रही हूँ, एक डायग्राम बना दे रही हूँ कि ये हमारा हो गया, ये हमारा तल हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, है ना, ये हो गया। तो ये जो क्षोभ मंडल होती है उसकी ऊंचाई भूतल से कितनी होती है, लगभग ये 20 किलोमीटर की होती है, ये 20 किलोमीटर ऊंचा होता है। और क्षोभ मंडल से समताप मंडल की लगभग 50 किलोमीटर की होती है, और ये होती है लगभग 80 किलोमीटर। और इसके बाद ये जो आयन मंडल होता है ज़्यादा बड़ा होता है, ये लगभग 400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। तो मैंने बताया आपको कि 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं, भूतल से जब 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो ये तो 20 किलोमीटर है ना। तो ये यहाँ पर है ना, मैं ये एक कोऑर्डिनेट बना दे रही हूँ, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है ना कि पॉजिटिव 0 ले लिया इसको, और इस यहाँ पर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, ये 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। और यहाँ पर ये राइट में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए इस तरीके के। यहाँ पर ये हो गया
60 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पर ये हो गया 80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया माइनस में। तो इस तरीके का मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया समझाने के लिए आपको कि जो भूतल होता है वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये 20 किलोमीटर है, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 20 से यहाँ पर ये इस जो 20 किलोमीटर है यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है माइनस में। तो ये 20 हो गया, अब ये 50 डिग्री यहाँ पर है ना। तो ये यहाँ पर इस वाली जो लेयर है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में 20 किलोमीटर ऊपर ये तापमान कैसा हो गया, कम हो गया। यहाँ पर ये तापमान कम हो गया, और जैसे जैसे हम ऊपर गए तो समताप मंडल में क्या होता है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है। हमें पता है कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली जितनी भी परावैंगनी किरणें हैं उन किरणों को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और परावैंगनी किरणें या यूवी किरण जितनी यूवी रेस होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओजोन लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये माइनस 50 डिग्री पर पहुँच गया ये टेम्परेचर। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो लगभग ये कितना हो जाता है, ये 0 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है ना। माइनस में है इसलिए 0 डिग्री के आसपास भी ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो -50 हो गया, फिर -40 हो गया, -30 हो गया, -20 हो गया, और 0 यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये इस तरीके का आ जाता है ना। यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास हो जाता है, और फिर जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते हैं 80 किलोमीटर पे जाते हैं तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाता है ना। 80 के आसपास, -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। और उसके बाद जब हम मध्य मंडल के बाद हम जब बाहर जाते हैं, आयन मंडल में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। आयन, यहाँ पर आयन मंडल में आयन्स होते हैं, और उन आयन काय के होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हीलियम आयन होते हैं। तो इन आयन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन होते रहते हैं, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरीके का ये ग्राफ बन जाता है पूरा, है ना। एक इस तरीके का ऐसा एक ग्राफ बन जाता है। पहले कम हो रहा है ओजोन के कारण, पहले कम हो रहा है टेम्परेचर, ओजोन के कारण टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, फिर और ऊंचाई पर ये और कम हो जा रहा है, और जब हम वायुमंडल पे जाते हैं, आयन मंडल पे जाते हैं, तो आयन मंडल में एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन होते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम भूतल से ऊंचाई पर जाते हैं या समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं, तो ये वेरिएशन आते रहते हैं। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि व्युत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इसमें अब मैंने आपको बताया कि 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है ऊंचाई पे जाने पर। लेकिन जब ऊंचाई पे जाने पर तापमान कैसा होने लगे, ज़्यादा होने लगे, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमण बोलते हैं। कि मतलब है ना, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे ये है ना, ये भूतल है, यहाँ पर कुछ तापमान है, और ये मतलब रात के समय में ये ठंडा हो गया, और ठंडे होने के कारण यहाँ पर लगने वाली वायु ठंडी होगी, है ना। तो ये तो हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान कम होता जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि यहीं पर इसके ऊपर गर्म वायु हो जाए या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, और इसके ऊपर ठंडी वायु हो जाए, तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। मतलब ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर कैसा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमण, है ना। तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है, व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचे जा रहे हैं तापमान में भी वृद्धि होती जा रही है। हाँ, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जा रही है, तो वो हो जाता है व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचे जा रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो तापमान बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि 165 मीटर
कि ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, मतलब जैसे जैसे समुद्र तल से हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। लेकिन व्युत्क्रमण में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान ज़्यादा होने लगता है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें ऐसा होता है। तो मान जैसे कि है ना, इनके लिए होना सबसे ज़्यादा जरूरी क्या क्या चीज़ है कि लंबी रातें होना, मतलब लंबी रात, लंबे दिन या लंबी रातें होना। जैसे दिन के समय में तो सूर्य ताप ग्रहण कर लिया बहुत ज़्यादा, और रात के समय में उसको छोड़ते हैं। तो अगर लंबी रातें होती है तो क्या होता है कि रात के समय में क्या होता है कि वो जो भौमिक विकिरण वापस चली जाती है। तो यहाँ आसपास की वायु तो ठंडी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर की वायु कैसी होती है, गर्म ही रहती है। तो जब लंबी रातें होती हैं उस समय व्युत्क्रमण होता है। रात में तापमान ऊंचाई के साथ कैसा होता है, गर्म होने लगता है। यहाँ पर जहाँ पर शांत जलवायु होती है ना, शांत जलवायु होगी तो भी तापमान, अगर जैसे यहाँ पर रात में तापमान यहाँ पर ठंडा है और यहाँ गर्म हो गया, ऊंचाई जाने पर गर्म हो गया, और यहाँ पर शांत जलवायु रहती है तो ही ये होगा। अगर यहाँ पर अशांत जलवायु है, मतलब हवा आ रही जा रही कर रही है, तो ये टेम्परेचर को क्या करती है, इधर से उधर, ये जो ऊष्मा को है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो लंबी रातें होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हो गया कि जो पवनें कैसी होनी चाहिए, शांत पवनें होनी चाहिए, है ना। शुष्क वायु होनी चाहिए, शुष्क वायु मतलब सूखी वायु होनी चाहिए, सूखी वायु। और बर्फीली जगहों पर भी क्या होता है, आपको मैंने बताया कि बर्फीली जगह पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है, सूर्य ताप को रिफ्लेक्ट कर देती है बर्फ, है ना। तो बर्फ, जहाँ बर्फ होती है या जब बर्फ गिर रही होती है तो वहाँ पर ऊंचाई पे जाने पे कैसा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। तो वो उस ऐसी कंडीशनों में व्युत्क्रमण हो जाता है। तो व्युत्क्रमण का मतलब हो गया कि जब ऊंचाई पे जाने पर तापमान कम होने की जगह पर ज़्यादा होने लगता है। व्युत्क्रमण मतलब उल्टा, इन्वर्जन मतलब उल्टा, है ना। व्युत्क्रमण मतलब उल्टा, इन्वर्जन मतलब उल्टा होता है। उल्टा कि नॉर्मल कंडीशन क्या है कि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, नॉर्मल कंडीशन ये है कि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन इसका उल्टा होने लगे, इन्वर्जन मतलब उल्टा, इसका उल्टा मतलब कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान अधिक होने लगे, बढ़ने लगे, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमण। तो आज के पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि तापांतर क्या होता है। तापांतर मतलब जो अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है, तो तापांतर होता है, 2 प्रकार के होते हैं, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर होते हैं, है ना। ये बताया किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं तापांतर। जैसे भूमध्य रेखा पर दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, समुद्र तट से दूरी हो गई, और भी मैंने इसमें बताया है आपको। और व्युत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, तो ये सारा मैंने आपको इस वीडियो में आज बता दिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।